राम राम सभी को। आज हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का बैच है HSSC जेई और HPSC SDE के लिए स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहला सब्जेक्ट हम ना सॉइल इंजीनियरिंग लेंगे, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरेटिकल तो है ही है, प्लस साथ में इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। क्योंकि अभी क्या चल रहा है हरियाणा में ट्रेंड, फिलहाल अभी इतना आया नहीं है न्यूमेरिकल्स का जेई के लिए, पर एचडी का जो पेपर होगा उसमें तो आएंगे ही आएंगे। और हो सकता है चांसेस में 5 से 10% जेई में भी आए। बट जो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स जो आप करोगे उनसे जो क्लियर होंगे वो आपके थ्योरेटिकल्स पढ़ने के बाद भी नहीं क्लियर होंगे। तो न्यूमेरिकल्स इस बैच के अंदर जो हमें न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, जिससे आपका ना थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट तो क्लियर हो ही हो और साथ में न्यूमेरिकल भी क्लियर हो। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपका इसके अंदर कि आपने डिग्री या डिप्लोमा करा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का। और नहीं करा तो वैसे भी आप फॉर्म तो भर नहीं सकते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये फॉर्म भर रखा है अपने डिग्री या डिप्लोमा के बेस पे। तो इसका मतलब तुम्हें ABCD आती है सिविल इंजीनियरिंग की। तो अगर तुम्हें ABCD आती है सिविल इंजीनियरिंग की तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो हम इस कोर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ये मान के चलेंगे कि आपको 5-1%, 10-1% कुछ पता है सिविल के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो कोर्स का बेसिक एम क्या है? बेसिक एम है कि आपका जो जो टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है स्पेसिफाई, उसका उसका आपका थ्योरी तो करे ही करे, प्लस साथ में उसकी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस हो। तो इसलिए ना इस कोर्स को इस तरीके से चलाया जाएगा कि आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को आप जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर के कमेंट करोगे, और कमेंट के साथ आपको कर देना है। फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस होंगे और डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, उन पे जो और आसपास के जितने भी उसके कवर करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट उस क्वेश्चंस के, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, मान लो कोई एक क्वेश्चन है और उसके अंदर कुछ चीज़ पूछी हुई है, तो हम वो चीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस साथ में उसके जो इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक हो सब कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ना 5 से 6 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो एक एक अपनी ना अपना बिल्कुल ध्यान लगा के वीडियो को देखना। ठीक है, आगे बात समझ में? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख के कमेंट में आंसर करें, आपका क्या आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सारे, ये कुछ हैवी क्वेश्चंस है। इनको देख के आपका सिस्टम हिलना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ सिस्टम वाले क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, कुछ हैवी क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ना, कि आपका जो बेस है ना वो कुछ सॉलिड चीज़ बने। ठीक है, छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन से करने का कोई फायदा नहीं। कुछ हैवी तैयारी करेंगे कि सबका ही सिस्टम हिला दो तुम, ऐसी तगड़ी तैयारी करी जाएगी। ठीक है, तो अपना पहले क्वेश्चन क्या है, एक मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तुम्हें इसको मैच करना है सिंपली। ये अगर ना ये सारे ना जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे टॉपिक वाइज है सीरीज में। ठीक है, ये मत सोचना कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठ गया सोयल का। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास टाइप ऑफ सोयल्स में। तो उसके अंदर सबसे पहले ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच करना आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, और उसके देख के आपको ना ये सीरीज बतानी है कौन सी मैच हो रही है। अपना अपना आंसर सारे कमेंट कर दो, और हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये एलुवियल सोयल, एलुविन सोयल और मरीन सोयल और लिक्विस्ट्रीन सोयल कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपको ये जितनी भी सोयल्स के नाम दिख रहे हैं ना भाई, ये सारे के सारे सोयल्स के टाइप हैं। ठीक है, और वो कौन सी चीज़ के टाइप है? ये ट्रांसपोर्टेड सोयल होती है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेड सोयल होती है, वो इन चीज़ के टाइप है। पहले तो ये बात ध्यान से रख लो, क्लासिफिकेशन क्या क्या है। पहला तो देखो भाई, जो अपना सोइलर क्लासिफिकेशन है ना, वो होता है इरोजन के टाइम पे। इरोजन कौन सा? एक हो गया फिजिकल वेदरिंग और एक हो गया केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग तो हो गई जो तुम्हारे एक्शन ऑफ विंड या वाटर, जैसे हवा चाली भाई, तगड़ी तगड़ी हवा चाली, पहाड़ पे है, वो सारी मिट्टी उड़ उड़ के अपने जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एक तो वे होगी जहाँ से पानी, हवा या ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये सब फिजिकल एक्शंस हो गए, इसके कारण जो सोयल बनती है उसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरी आ गई केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कैसे? जैसे कि एसिड रेन होती है अपनी, या कोई भी एल्कलीज प्रेजेंट है, जैसे कि सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, जो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं उनके कारण वेदरिंग हो जाती है रॉक्स की। पहली बात, वेदरिंग का मतलब होता है चेंज इन प्रॉपर्टीज।
या मतलब कि ना उस वो डिसइंटीग्रेट होना, चीज़ों को बड़ी से छोटे में आ जाना। बड़े बड़े डले होते हैं, पत्थर होते हैं पहाड़ों पे, वो घिसड़ते फिजिकली नीचे गिरते जाते, छोटे 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 टुकड़े होते चले जाते हैं और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं वेदरिंग। वैसे ही उसी तरीके से फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, जो केमिकल्स के जरिए उसे केमिकल वेदरिंग, और फिजिकली जो फिजिकली हो विंड वाटर ग्लेशियर से। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आ जाती है अपनी ट्रांसपोर्टेड सोयल। जो ट्रांसपोर्टेड कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेड होती है ये वाली जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है 5 की 5। पहली बात ध्यान से देखो, जो ये अपनी ट्रांसपोर्टेड सोयल होती है ये विभिन्न तरह की चीजों से ट्रांसपोर्ट करी जाती है जो अपनी नेचुरली अवेलेबल है। कैसे? कौन सी भाई? पहली लैक्रोस्ट्रीन सोयल। कौन सी ये कौन सी सोयल होती है? ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट से तुम ये समझो, वो सोयल जो एक जगह से दूसरी जगह या उसी जगह रह के उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए या वो सोयल में कन्वर्ट हो जाए, बड़े बड़े रॉक्स, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सोयल। ठीक है, पहली बात तुम्हारा लैक्रोस्ट्राइन जो सोयल है ये वो सोयल है जो खड़े पानी के अंदर, खड़ा पानी क्या होता है? लेक्स। तो एल से याद रखो, जो लेक्स के डिपोजिशंस के कारण बने। ठीक है, जहाँ स्टिल खड़ा पानी होता है ना, वहां पड़े पड़े मिट्टी के अंदर बदलाव हो जाते हैं, वेदरिंग हो जाती है, तो वो सोयल को लैक्रोस्ट्रीन सोयल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लेक्स होती है, झीलें होती हैं, उसके अंदर होती हैं। फिर आ जाओ भाई बात अपनी एलुवियल सोयल की। ये तुमने सुनी रखा होगा, ये जो तुम्हारी रेती होती है, रेती जो तुम घर बनाने में इस्तेमाल करते हो, जिसे सिल्ट भी कहते हैं, वो एक एलुवियल डिपॉजिट होता है। वो कैसे बनता है? वो रिवर्स की वजह से बनता है। रिवर्स क्या होते हैं? जैसे पहाड़ा में तो रिवर आवे उतर उतर के, तो वो आते आते ना उसके अंदर जो पहाड़ के डले हुए मोटे मोटे डले हुए ना, वो घिसड़ के आपस में फ्रिक्शन हो के उनके साथ क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। ये जो रिवर्स है, इनके कारण जो कौन सी सोयल बनती है? एलुवियल सोयल बनती है। दूसरा आ जाता है तुम्हारा एलुइन सोयल। एलुइन सोयल से तुम समझो जो हवा से होती है, विंड से। ठीक है, ये विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, जो हवा के जरिए, जैसे कि वे मिट्टी के टीले नहीं बनते रेगिस्तान में, जो हवा चल है भाई तगड़ी तगड़ी है तो गर्मी की, तो उससे क्या होता है, एक टीला बनता है, वहां से हवा उड़ के जाती है और दूसरी जगह टीला बन जाता है, तो वो एलुइन सोयल है, वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है समय समय पे। ठीक है, और होती है मरीन सोयल। मरीन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मरीन का मतलब है भाई समुंदर, मतलब सी। जो समुद्र के अंदर सोयल होती है ना, जो समुद्र के पानी की वजह से ट्रांसपोर्ट होके बनती है, जैसे सी वाटर से जो बनती है इधर उधर ट्रांसपोर्ट होके, उसे कहते हैं तुम्हारा मरीन सोयल। ठीक है, और भाई जो तुम्हारा आता है ग्लेसिस सोयल। ये ग्लेसिस सोयल से तुम्हें पता चल रहा होगा, ग्लेसिस से ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब आइस, जो बर्फ की वजह से बना ट्रांसपोर्ट होया करे, बनाकर डिपोजिशन होता है जिसके कारण, उसे कहते हैं ग्लेसिस सोयल। ये जो अपने ग्लेशियर्स होते हैं, जो जहाँ पे पहाड़ों में बर्फ होती है, वहाँ क्या होता है, बर्फ के साथ ना डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल टूट जाते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, उस सोयल को कहते हैं ग्लेसिस सोयल। तो 5 तरह की तुम्हें पता चल गई। अब बता दो, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था इसके अंदर आंसर क्या है, मैच कर दो भाई फटाफट। देखो भाई, लैक्रोस्ट्रीन सोयल कौन सी हो गई? लेक्स के अंदर हो गई, तो ये हो गया ए का 3। ठीक है भाई, और ये दो ऑप्शन है। फिर एलवीएल का देखे, जो किससे होती है? वाटर से, रनिंग वाटर से। ठीक है, तो ये होगा 2 भाई, 2 इनमें भी है। एलुइन सोयल कौन सा हो गया भाई? जो कौन सी बताई थी? विंड से हो, तो पहला हो गया। तो पहला कौन सा? बी मैच कर रहा है पहला। और आखिरी और देख लो, मरीन सोयल चौथा, मतलब जो सी वाटर में हो गया, सिस्टम पार्ट होगा तुम्हारे, समझ में आ गया ये। ठीक है, ये होगा तुम्हारा बी ऑप्शन। अब ये तुम देख लो, अब इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर हमने ना कम से कम ना 4-5 तरह के क्वेश्चन और कवर कर लिए एक क्वेश्चन के जरिए, तो तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा, ऐसी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अपने दिमाग का चक्षु खोल के बैठो यहाँ पे। ठीक है, देखो आगे ना अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम ना प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं सोयल की। तो पहले ना प्रॉपर्टीज समझ लो सारी की सारी विद फॉर्मूलेज। ठीक है, ये तुमने अगर कर ली, तुम्हारी आधी सोयल तो यहीं खत्म है, क्योंकि अधिकतर आधे से ज्यादा जो सोयल का सिस्टम है जो अपने जेई में आता है, सारे यहीं से आता है। ठीक है, तो पहला नू देख लो कि जो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है 3 फेज डायग्राम। ठीक है, 3 फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है सोयल के अंदर? सोयल के अंदर आप बेसिकली देखो, अपने पास ना 3 चीज होती है। एक तो होते हैं सोयल के जो सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं, सोयल पार्टिकल, उसे सॉलिड कहते हैं, तो वे हो गए। दूसरा हो गया पानी। ठीक है, हमें देखा मॉइस्ट होती है भाई सोयल। ठीक है, पानी को स्टोर कर सकती है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि पानी को बाउंड करके रख सके अपने पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एक्चुअल में ना वो एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर पता है क्या होता है कि जो सोयल का पार्टिकल्स होता है ना, वो जो पार्टिकल होता है
वो ना इस पार्टिकल के चारों तरफ ना बाउंडेड वाटर रखता है, उसे एडजॉर्ब वाटर कहते हैं, ठीक है। वैसे आता नहीं है जेई में इतना, तो उसे ना एडजॉर्ब वाटर कहते हैं, जो पार्टिकल्स के चारों तरफ रहता है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को छोड़ो और आगे इसके अंदर घुसो कि जो थ्री फेज डायग्राम, इसके अंदर तीन चीज़ मेनली होती है, एयर वाटर सॉलिड्स, हवा भी होती है, और उस हवा को क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी सोयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सॉलिड्स हो गए। इनके बीच में या तो देखो दोस्तों पानी भी हो सकता है, ये तो पानी पानी से भरे हुए हों ये, ठीक है, या क्या हो सकता है, इनके बीच में हवा भी हो सकती है, ठीक है, इन पार्टिकल्स के अंदर, इस पूरे सोयल मास के अंदर। तो उसको कहते हैं हम थ्री फेज, जिसमें दोनों चीज़ हो, पानी भी हो एयर भी हो सॉलिड्स के साथ। और जिसके अंदर या तो खाली एयर हो या तो खाली पानी हो, उसे टू फेज कहते हैं सिस्टम, ठीक है, अपने सोयल का। तो उसी तरीके से अपना जो थ्री फेज सिस्टम है, इसमें होती है तीनों चीज़, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोयल, ठीक है। या तो तुम इसे पार्शियली सैचुरेटेड सोयल भी कह सकते हो, या सैचुरेटेड सोयल भी कह सकते हो, जिसके अंदर अपने पानी के साथ साथ वॉइड्स भी हो, एयर वॉइड्स हो और वाटर वॉइड्स हो, दोनों हो, ठीक है। जिसके अंदर खाली वाटर वाटर हो, पूरे जितने भी वॉइड्स हैं, क्या होता है, सोयल के पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे, इनके बीच में देखो ये जगह रह गई, ये वाली जगह हो गई, ये जो बीच में जगह ब्लैक ब्लैक, इनके अंदर क्या होता है, हवा भर जाती है, पानी नहीं होता, तो पानी होता है तो पानी आ जाता है हवा की जगह। अगर जितने भी ये वॉइड्स होते हैं, इस तरीके के जितने भी वॉइड्स होते हैं, जो ये खाली वॉइड है, यहाँ पानी भर जाए, जितने भी वॉइड्स है, उसे हम कहते हैं फुली सैचुरेटेड सोयल, ठीक है। इन वॉइड्स के अंदर फुल्ली पानी भर जाए, ऊपर तले तक पानी भर जाए सोयल मास के अंदर, तो उसे कहते हैं फुली सैचुरेटेड सोयल, ठीक है भाई। फिर आगे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जैसे कि वाटर कंटेंट हो गया। वाटर कंटेंट क्या होता है कि मतलब कितना एक पानी है भाई, इतने कितने एक सोयल के सॉलिड्स हैं इतने सारे, उसके अंदर कितना एक पानी है, तो वो चीज़ बताता है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय में वेट ऑफ सॉलिड्स, ये वेट ऑफ सॉलिड्स है। बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ कर देते हैं, टोटल वेट लिख देते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ये फॉर्मूला याद रखो, आ सकता है पेपर में, जिसमें अंदर तुम्हें अंदर क्या दे देंगे, ये दे देंगे वेट ऑफ वाटर दे देंगे भाई, और उसी वाटर के आधार पर तुम्हें दे देंगे वेट ऑफ सॉलिड। तो निकाल दो वाटर कंटेंट, सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है। अगला आता है वॉइड रेशो। अब अच्छा, वॉइड रेशो होता क्या है, अब देखो क्या होता है कि ना, अपने जितने भी पार्टिकल्स थे, जैसे कि ये सोयल का एक मास है, मतलब सोयल का मास का मतलब ये सोयल का एक हमने ना सैंपल ले लिया इतना सारा। तो अब क्या हुआ, इस सैंपल के अंदर हमने देखा कि भाई वॉइड्स, कुछ वॉइड्स ऐसे हैं भाई, 90% वॉइड्स है जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है, ठीक है, और 10% ऐसे रह गए कि भाई जिसके अंदर हवा भरी पड़ी है, तो मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सी है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसमें कितने परसेंटेज ऑफ वॉइड है, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ वॉइड है, कितने सॉलिड्स के आधार पर हमने देखा कि भाई सोयल मास के अंदर ना, एक मोटा मोटा अंदाजा बताता हूँ, मान लो एक सोयल मास के अंदर 20 एक सॉलिड पार्टिकल्स लिखड़े भाई, और उसके अंदर हमें पता चला 20 एक सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में लगभग 5 से 10 क्या है, वॉइड्स है, ठीक है, 5-10 वॉइड्स है। तो उस चीज़ का मोटा मोटी अंदाजा लगाने के लिए हमने वॉइड रेशो का पता लगाया, जिसमें हमें ये पता चलता है कि सोयल के अंदर कितने वॉइड्स के वॉल्यूम है, मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के अंदर, कितने सोयल मास के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो हमको ये चीज़ पता चली, तो इसका हमने फॉर्मूला क्या बना दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। याद रखना, वॉइड रेशो के अंदर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशो की जब भी बात होगी वो सॉलिड्स के अंदर होगी। सॉलिड्स क्या होते हैं, वो सोयल का पार्टिकल जो सिंगल हो, उसके अंदर पानी का कोई काम नहीं। और भाई देखो, अभी यहाँ बच्चों को दो चीज़ नहीं पता, एक तो नहीं पता कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है और टोटल वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं तुम्हें एक बार बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब होता है खाली सोयल के पार्टिकल्स का वॉल्यूम। खाली तुम उसमें से पानी अलग कर दोगे, जो कत्ती सूखा सोयल के पार्टिकल्स इकट्ठे कर लोगे तो क्या वॉल्यूम आएगी उनकी, ठीक है। उसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, ओवन ड्राई मेथड, अगर तुमने करा हो अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, क्या करते, सैंपल लेके ओवन के अंदर 110 डिग्री में गर्म करने रख देते थे, उसके अंदर हम वही चीज़ निकालते थे, हम उसका सॉलिड वॉल्यूम निकाल लेते थे उसे ओवन में रखने के बाद। उसमें से पानी कत्ती सुखा दिया करते भाई, और पानी सूखने के बाद क्या होता था, हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता था। क्या वॉल्यूम मिल जाता था, सॉलिड्स का, खाली सॉलिड्स का। तो खाली सॉलिड हो गया जो कति खाली, वॉल्यूम का मतलब हो गया वो वॉल्यूम जिसके अंदर तुम्हारा पानी का भी वॉल्यूम ऐड हो गया, और जो भी चीज़ होगी वो सारी वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम हो गया। जब जुगर देने से तो हम लाए साइड पे से अपना सैंपल ठा लाए, तो सैंपल नुक्का नु धर दिया वेटिंग उस पर, वो उसका वॉल्यूम देख लिया किसी कंटेनर में डाल के, वो सीधा का सीधा वो हो गया तुम्हारा सिंपल वॉल्यूम। और तुम लाए साइट पे तो अपने जाके सोयल का सैंपल और लाख न सूखा के फिर वॉल्यूम देखा, वो होगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अब वॉइड रेशो में क्या बात आ जाती है, वॉइड रेशो में बात आ जाती है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। वहीं पोरोसिटी भी इसकी भान है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो क्या होता है, वो पूरा पूरा वॉल्यूम कवर करती है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉइड रेशो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, आप एक बेसिक चीज समझो, डेंसिटी क्या होती है, नहीं पता तुम्हें, मुझे पता चल गया। तुम डेंसिटी का मतलब होता है टोटल वेट किसी भी चीज का, उसका डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। क्या होता है, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब कि किसी भी चीज का वेट ले लिया तुमने, उसको डिवाइड कर दिया, उसका कितना वॉल्यूम है, वो तुम्हारी डेंसिटी होती है, या हम सॉइल में उसे यूनिट वेट भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा ना गामा टी को हम डिनोट करते हैं बल्क यूनिट वेट से। बल्क का मतलब तुम समझो, बल्क का मतलब टोटल का टोटल। ठीक है, तो या तो बल्क यूनिट वेट बोल दूंगा मैं इसे, या बोल दूंगा या बल्क डेंसिटी। इसे हम क्या कह सकते हैं, या तो बल्क डेंसिटी भी कह सकते हैं, या इसे बल्क यूनिट वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे ड्राई यूनिट, एक ये ड्राई डेंसिटी होती है, गामा डी के नाम से जानते हैं इसे गामा टी के नाम से जानते हैं। तो गामा टी क्या हो गया, ये हो गया ड्राई यूनिट वेट, या मैं इसे कह सकता हूँ ड्राई डेंसिटी। क्या कह सकता हूँ, ड्राई डेंसिटी। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ड्राई से तुम्हें क्या पता चल रहा है, सूखा, सूखा समान गति। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट का मतलब होगा जो बिल्कुल सूखी सोयल का सैंपल है उसकी क्या डेंसिटी है। और बल्क यूनिट वेट हो गया जो जो कर दिए तुम नुक्का नु उठा लाए सैंपल, उसकी क्या डेंसिटी थी बिल्कुल एट द प्रेजेंट, बिना सुखाए क्या डेंसिटी थी, क्या यूनिट वेट था, उसे कहते हैं हम बल्क डेंसिटी। और सुखाने के बाद ड्राई ड्राई करके या ड्राई सोयल हमने मिली, उसका जो होगा वो ड्राई यूनिट वेट होगा। ठीक है, अब भाई तुमसे पूछ ले कि एयर कंटेंट क्या होता है, तो एयर कंटेंट क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, ये भी एक तरीके की तुम्हें डेंसिटी सी बता रहा है कि कितने टोटल वॉल्यूम के अंदर, कितने टोटल वॉल्यूम जो सोयल का है अपना, उसके अंदर कितने एक वॉल्यूम ऑफ एयर है। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा एयर कंटेंट। अब पूछ ले तुमसे परसेंट एयर वॉइड है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपने वॉइड्स होते हैं सोयल के अंदर, ये जो तुम्हारे सोयल के पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो ये वॉइड्स हैं, ये जगह है, इसके अंदर या तो पानी भी हो सकता है या एयर भी हो सकती है। तो बता दो उसके अंदर कितनी एयर है, कितनी परसेंटेज ऑफ एयर है, ये चीज़ बताता है अपना परसेंटेज एयर वॉइड। उसका क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100, ये परसेंटेज बता देगा तुम्हें कितने एयर वॉइड है। ठीक है, ये वाला इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी क्या बता पूछ ले। आगे हम चलते हैं बल्क डेंसिटी। मैंने तुम्हें बताया बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी क्या होता है, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वहीं पे ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट गामा डी जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड जो सोयल का मास है उसका सॉलिड का क्या वेट है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम है दोनों के अंदर, इसके अंदर टोटल जो अपना एक्चुअल वेट था वो है, बट इसके अंदर सुखाने के बाद क्या वेट है वो है। हम ना जो कॉलेज में टेस्ट करते थे अपना ओवन ड्राई मेथड, वो यही तो निकालने के लिए करा करते। कैसे करते थे कि सोयल का मास लाते थे डब्बियों में, उसको सुखाने रख देते थे 110 डिग्री सेल्सियस पे, सूख जाता था, उसका वेट लेते थे। तो सूख जाने के बाद जो तुमने वेट ले लिया वो WS था, और सूखने से पहले जो वेट लिया था वो ये W था। ठीक है, तो WS/V क्या हो गया, गामा डी। गामा डी का मतलब ड्राई डेंसिटी। आगे चलो, रिलेटिव डेंसिटी, ये भी कई बार पूछा हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी को DR से डिनोट करते हैं, और ये होता है Emax माइनस Emax माइनस E मिनिमम। रट लो इसे। अभी कुछ ऐसी चीज आएगी सोयल के अंदर जिसका ना कोई समझाने का कोई तथ्य नहीं बनता, वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा। उस 1-2% की चीज के अंदर अगर हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो वो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखो, बेफालतू की इन्वेस्टमेंट मत करो किसी भी जगह, किसी के भी ऊपर टाइम की। अपने ऐसी चीज पढ़ो जो मोस्ट ज्यादा चांस है, और जो चीज ज्यादा टाइम खा रही उसे रट लो। मूल मंत्र बता देता हूँ, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसे रट लो, चाहे उसे 10 बारी पढ़ के याद करना पड़ता हो कर लो। अगर तुम बिना समझे जाओगे तो वो चीज भूल जाओगे, रट लो अगर नहीं याद हो रही तो, नहीं समझ में आ रही तो क्या है, अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। ई क्या बताया था मैंने, वॉइड रेशो बताया था। तो जो एक सोयल का मास होता है भाई, हर एक सोयल का, उसके अंदर क्या होता है, हर एक सोयल का मास होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशो होता है, मैक्सिमम किसी एक सोयल मास का, या तो मैक्सिमम भी होगा। जैसे आगे अभी हम ना, मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है इस PDF के अंदर कि जो अपना मैक्सिमम 0.91 होता है और 0.35 होता है मिनिमम। ठीक है, वॉइड रेशो किसी भी सोयल मास के अंदर, मैक्सिमम टू मिनिमम। अगर जनरली पूछ रहे हैं, जनरली बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा, एक्चुअल में यही रहता है। कई बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है,
तो क्या है कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशो है माइनस में जो नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में है, या इसके आगे मैं एन भी लगा सकता हूँ, जो नॉर्मल मिड में कह सकते हो, या जो नेचुरल स्टेट के अंदर है वो वॉइड रेशो डिवाइड बाय में मैक्सिमम वॉइड रेशो माइनस में मिनिमम वॉइड रेशो। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपनी रिलेटिव डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम माइनस नॉर्मल डिवाइड बाय में मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं फटाफट। इसके अंदर क्या है, ये वेट ऑफ सॉलिड तुमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कि वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, तुम्हें अगर दिया हो टोटल वेट और कह दे भाई वेट ऑफ सॉलिड निकाल दो, जैसे कि तुमने तो अब तुम ये कोई करोगे, वहाँ ओवन के अंदर सैंपल लेके जाओगे और जाके गर्म कर दोगे, गर्म करने का 24 घंटे बाद आओगे, उसे वेट कर दोगे। तो बाई चांस तुम्हें उसका वाटर कंटेंट पता है, वाटर कंटेंट पता है, तो तुम वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। कैसे, टोटल वेट डिवाइड बाय में 1 प्लस वाटर कंटेंट, 1 प्लस डब्लू, डब्लू बाय में 1 प्लस डब्लू। ठीक है, छोटा डब्लू होता है वाटर कंटेंट के लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या कहेंगे, मैंने तुमसे बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं, खाली सॉलिड्स, उसका किसके साथ रिश्तेदारी है, वॉइड रेशो के साथ रिश्तेदारी है। तो क्या होता है वो, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय में 1 प्लस वॉइड रेशो। टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई होता है। ठीक है, ये किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। फिर आगे चलते हैं वॉइड रेशो का, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको 4 बार टिक लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। ठीक है, वॉइड रेशो क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, अगर पोरोसिटी दे रखी है तो पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। अगर पोरोसिटी दे रखी है तो एन बाय में 1 माइनस एन। याद रखो, इसकी बहन कौन है वॉइड रेशो की, वॉइड रेशो की बहन है पोरोसिटी। और ये पोरोसिटी इसकी ऐसी बहन है, ये नेगेटिव है। तो जब वॉइड रेशो को इससे काम निकलवाना होता है, ये नेगेटिव हरकतें करती है, तो ये 1 माइनस एन आ जाता है इधर, एन बाय में 1 माइनस एन। और वॉइड रेशो अपने जैसा अच्छा आदमी है, एक बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, तो क्या होगा, जब इसकी बहन काम करावे पॉजिटिवली काम कर दे, तो ये ई बाय में 1 प्लस ई हो जाता है। याद रखना, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, एन बाय में 1 माइनस एन, ई बाय में 1 प्लस ई। ई के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस आएगा, एन के साथ माइनस आएगा। और एन किसके लिए निकाल रहे हैं, वॉइड रेशो के लिए निकाल रहे हैं, पोरोसिटी के लिए। ई की मदद से हम पोरोसिटी निकालते हैं। याद रखो, वॉइड रेशो 1 बाय में 1 माइनस एन और पोरोसिटी इज इक्वल टू में ई बाय में 1 प्लस ई। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये रामबाण है तुम्हारा सॉइल के अंदर, सहवाग, इसकी निंजा टेक्निक है सहवाग। ठीक है भाई, सहवाग कैसे, एस ई सह इज इक्वल टू में वाग, डब्ल्यू जी वाग, सहवाग। ठीक है, सह इज इक्वल टू में वाग। याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस तुम्हारा सेचुरेशन बता रहा है। सेचुरेशन मैंने तुम्हें बताया था कितना एक पानी में, कितना एक वर्ड्स के अंदर पानी है। ठीक है, उसे सेचुरेशन कहते हैं। मान लो 10% इस क्वेश्चन के अंदर आएगा, 90% या 80% सेचुरेटेड है ले, तो यहाँ 0.8 आ जाएगा, वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, 80% जो अपनी सॉइल है वो सेचुरेटेड है, तो परसेंटेज में, यहाँ हमें परसेंटेज में नहीं रखना है, यहाँ 0.8 कुछ ऐसे रखेंगे। अगर फुली सेचुरेटेड है, अगर सॉइल जो हमारी फुली सेचुरेटेड है, तो उसकी जगह हम 1 रखते हैं, एस इज इक्वल टू 1 हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये एस की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा सेचुरेटेड सॉइल के लिए एस। ई वॉइड रेशो तुम्हें पता ही है, डब्लू वाटर कंटेंट, छोटा डब्लू है ये। ठीक है, ये हो गया वाटर कंटेंट, और ये हो गया सहवाग, वाग जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो तुम्हें दी जाएगी, जैसे 2.6 लगभग ना, जो सोयल की क्या रहती है वो 2.6, 2.5, 2.7, 2.8, बस इसके इर्द गिर्द दिखेगी तुम्हें। नहीं भी दिखे, कहीं कन्फ्यूज हो, 2.7 बहुत बढ़िया नंबर है, इसको ले दिया करो। ठीक है, लगभग आंसर सिमिलर आ जाता है। तो क्या होता है कि सहवाग याद रखो। ठीक है, और उसके बाद है ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ये जो ड्राई डेंसिटी है ना, मतलब ड्राई यूनिट वेट, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। इसके 3-4 फॉर्मूले मैंने बता दिया पहले भी एक, अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू में बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय में 1 प्लस डब्लू, 1 प्लस छोटा डब्लू वाटर कंटेंट है ये। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय में 1 प्लस डब्लू मतलब गामा टी बाय 1 प्लस डब्लू, और ड्राई डेंसिटी का एक और फॉर्मूला जी गामा डब्लू बाय 1 प्लस ई। अब गामा डब्लू क्या है, गामा डब्लू है वाटर का यूनिट वेट, वो होता है 9.81। याद रखो, रट लो इसे, ये लिखा नहीं मिलेगा कई बार क्वेश्चन में, तुम्हें 9.81 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जी गामा डब्लू 1 प्लस ई होगा गामा डी का, और गामा सेट मतलब सैचुरेटेड क्ले का। क्या ये हम क्या पढ़ रहे हैं तुम्हें पता है, ये गामा गामा हम क्या बोल रहे हैं बताया था, ये गामा गामा बोल रहे हैं हम यूनिट वेट। भाई जब ड्राई थी सोइल उसका क्या यूनिट वेट है, जब ड्राई थी उसका सोइल का क्या यूनिट वेट है, जब सैचुरेटेड थी उसका क्या यूनिट वेट है। यूनिट वेट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी मतलब यूनिट वेट क्या, डेंसिटी, मतलब क्या डेंसिटी थी जब ड्राई थी सोइल, तो क्या डेंसिटी थी जब ये ड्राई थी सोइल, क्या डेंसिटी थी जब सैचुरेटेड है सोइल, तो क्या डेंसिटी है। ये चीज़ होती है ये। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब ड्राई थी, जब सैचुरेटेड थी, कुछ ना कुछ पानी वॉइड्स के अंदर पानी था, तो क्या डेंसिटी थी, तो वो जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई गामा डब्लू। ठीक है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस में वॉइड रेशो डिवाइड 1 प्लस वॉइड रेशो इनटू में गामा डब्लू। याद कर लो इसे, रट लो,
इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, तो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है? सबमर्ज का मतलब डूबा हुआ, याद रखो। तो डूबे हुए सोयल की ड्राई डेंसिटी, डूबे हुए सोयल की डेंसिटी पूछ ले, यूनिट वेट पूछ ले, सबमर्ज यूनिट वेट भी कहते हैं इसे, सबमर्ज। ठीक है, याद रखो, सबमर्ज, सबमर्ज यूनिट वेट या सबमर्ज ड्राई सबमर्ज डेंसिटी जो तुमसे पूछ ले तो G-1/1 + E गामा डब्ल्यू, रट लो, G-1/1 + E। ठीक है, ये सबमर्ज और सेट में क्या अंतर है? G + E आ जाएगा, वहाँ G-1 है, बस इतना फर्क है। ठीक है, आगे चलो। एक ये होता है अपना, ये होता है सेंसिटिविटी। याद रखो, सेंसिटिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेंसिटिविटी होता है, इसका एक फॉर्मूला है कि हम ना क्या करते हैं, जब सैंपल लेते हैं ना साइट के अंदर, तो हम सोइल को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि हमने वो कोर कटर मेथड से ना मोल्ड डाला और ऐसे करा और सोइल खींच ली, तो उससे क्या हुआ, जो सोइल के पार्टिकल्स है ना, जो बैठे हुए थे भाई, आराम से बैठे हुए थे अपने पोजीशन पर, उनकी पोजीशन हो जाती है चेंज, उसे कहते हैं अपनी डिस्टर्बेंस आ गई। ठीक है, और वो मोल्ड के अंदर हम लेते हैं, उसे कहते हैं रीमोल्डेड। तो अब क्या होता है कि अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ जो थी पहले, डिस्टर्ब होने से पहले, वो डिवाइड बाय में रीमोल्डेड हो गया, हमने उसको रीमोल्ड कर दिया, वापस में ले लिया, लैब वैब ले गए टेस्ट करने के लिए, तो क्या स्ट्रेंथ है, उसे कहते हैं सेंसिटिविटी। अगर भाई सेंसिटिविटी का रेशो 1 के आसपास है, ठीक है, तो वो ग्रेवली है, मतलब कि 1 का मतलब कम है। ठीक है, कम मतलब सेंसिटिव कौन नहीं होता, मतलब जो सेंसिटिव का मतलब है, जैसे कि अपने अपने लोगों में देख लो, कुछ कह दिया रूस का बैठ गया भाई, वो सेंसिटिव हो गया गना। ठीक है, कुछ कह दिया फिर खुश हो गया। ठीक है, अरे एक इंसान हुआ जिस तो कुछ कह दो कुछ नहीं होता, जैसे तुम हो। ठीक है, तुमसे कहते हैं पढ़ लो पढ़ते ना, हैं नौकरी कर लो करते ना, तो जो सेंसिटिव हो तो समझ जाते पहले और तुम्हारी नौकरी लग जाती अब तक। तो तुम सेंसिटिव कौन से नंबर हो? तुम हो 4 से 8 के नंबर के सेंसिटिव, तो मीडियम हो ना, किसी की सुनते। ठीक है, तो अब जो कति ढीट हो तो कति ढीट हो, वो तो कति ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो कति ढीट हो वो है ग्रेवल, मतलब इस पे तुम कैसा भी असर डालो, इसको तुम कैसे भी मोल्ड करने की कोशिश करो, ग्रेवल्स होते हैं अपने रोड़े, उन्हें कैसी तुम करोगे मोल्ड वोल्ड करोगे तो वो नहीं होंगे। ठीक है, उनकी शेप चेंज नहीं होगी, वो ढीट है, तो वो 1 सेंसिटिविटी है। 4 से 8 के लगभग कौन सी होगी? सेंसिटिव होएगी, जो मीडियम है। 16 से ज़्यादा मतलब क्ले है, क्ले तुमने देखी हुई कुम्हार के पास जो होती है, उसको वो कैसे भी मोल्ड करके कुछ भी बना देता है, तो वो सेंसिटिव है। ठीक है, उसे कहेंगे क्ले, ये मोर सेंसिटिव है। याद आता है क्वेश्चन कि 1 से 2 के बीच में बता दो क्या सेंसिटिविटी की वैल्यू, अगर 1 से 2 के बीच में है तो वो सोयल कैसी है? क्ले है, ग्रेवल है, इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव है। तो तुम धैर्य देने से बता देना इनसेंसिटिव है जब वो 1 2 3 के आसपास है, नॉर्मल है अपनी 4 से 8 के बीच में, और भाई मोर सेंसिटिव है क्ले जब 16 से ऊपर हो या 16 के आसपास हो। ठीक है, देखो भाई अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा कि क्या कुछ प्रॉपर्टीज थी मेन, तो अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन पे, द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर अ टाइम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू द रिमोल्डिंग एट द अल्टरेटेड मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज। भाई बिल्कुल सिंपल, इन्होंने कहा है कि ऐसी क्ले कौन सी है जो पड़े पड़े अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन कर लेती है। याद रखो ये थिक्सोट्रोफी की डेफिनेशन है कि पड़े पड़े रखे रखे जो क्ले है, वैसे तो क्ले ही होती है वो जो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, सैंड वैंड नहीं कर पाती। ठीक है, तो जो क्ले होती है वो पड़े पड़े अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर ना एडेस करने की प्रॉपर्टी होती है आपस में ना, उसके पार्टिकल है वो आपस में अपनी जो उन्होंने रीमोल्डेड के कारण, जो रीमोल्डिंग हमने करी थी सैंपल लेते वक्त या किसी भी तरीके से रीमोल्डिंग हुई हो, रीमोल्डिंग का मतलब है उनकी जैसे वे पड़े थे सालों से जो सोयल पड़ी थी जमीन के अंदर, उनकी स्टेट चेंज हो जाना, मतलब तुमने इधर से खोद के सोयल वहां लगा दी, तो वो क्ले के अंदर प्रॉपर्टी होती है अपनी दूसरी जगह जाके भी अपनी वापस से स्ट्रेंथ ले आना, मजबूती ले आना, आपस में भाईचारा बना लेना, वो क्ले की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी का नाम है थिक्सोट्रोफी। और अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें सेंसिटिविटी, मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये एक रेशो है एक तरीके से अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब का, यहाँ से तो इसका कोई मतलब है नहीं। कंसिस्टेंसी और एक्टिविटी अपना अगले चैप्टर में आएगा क्लासिफिकेशन में, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ से रिलेटेड मतलब नहीं होता है, उसका वर्केबिलिटी वगैरह से, या हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और एक्टिविटी भी कितनी क्ले एक्टिव है, मतलब कितने तरीके से मोल्ड वगैरह हो सकती है, उससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ थिक्सोट्रोफी से इसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है। अगला चलते हैं। ठीक है, द सोयल हैज़ लो डेंसिटी। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एलोइन सोयल के बारे में दिया हुआ है, अपने कमेंट करते रहो, जिसको आंसर आ जाए वो कमेंट मारते रहो। ठीक है, द सोयल हैज़ लो डेंसिटी एंड अ लो कंप्रेसिबिलिटी, एलोइन सोयल के बारे में बता रहा है। द सोयल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, द सोयल इज लार्जली परमिएबल। तो बता दो इसमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी करेक्ट है या सारी करेक्ट है, बता दो।
तो भाई इसके अंदर क्या है कि मेनली जो अपना जो एल्यूमिनियम सोइल तुम्हें बताओ क्या होती है, जो हवा से आती है, बता दिया मैंने तुम्हें। अब तुम यहाँ पे अंदाजा पता क्या लगा के बैठे हो, हवा से उड़ के आ रही है तो वो कम्पैक्टेड कोई होगी, उसकी तो लो डेंसिटी होगी और लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, तो ये सही है। ठीक है, वो हवा से आ रही है तो वो भी सही है भाई, क्योंकि हवा से तो आती है एल्यूमिनियम सोइल। ठीक है, वो लार्ज परमेबल, इसमें तुम कंफ्यूज हो गए, तो मैं बता देता हूँ कि ये वाली पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी और तीसरी सही है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि भाई जो अपनी जो एल्यूमिनियम सोइल होती है वो विंड से उड़ के आती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी तो लो रहेगी क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं हुई है। बट तुम यहाँ गलत मार खा गए कि जो तुम्हारी लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती भाई, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि हवा जो उड़ा के लाती है वो यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल्स को उड़ा के लाती है। मतलब कि अब ये तो है नहीं कि हवा भाई 1 किलो का पत्थर भी उठा लाई और भाई 1 ग्राम का पत्थर भी उठा ले, है कुछ यूनिफॉर्म तरह के पार्टिकल्स होंगे, कुछ बारीक बारीक 1 2 3 ग्राम के, मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़े है कोई छोटे है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, हाई। ठीक है, किसकी रहेगी? एल्यूमिनियम सोइल्स की। और लो डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी तो लो होगी, तुम यहाँ फंस गए थे। ठीक है, आगे चलो। तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरी में क्या कह रहा है? द सोयल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी में कह रहा है लार्जली परमेबल, भाई तुम्हें पता चल गया जब डेंसिटी इसकी लो है तो इसके अंदर वॉइड ज्यादा है, जब भी तो लो है इसकी डेंसिटी। किसी भी पार्टिकल की, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी लो होती है, इसका मतलब वो ठोस रहा है अंदर से, उसके अंदर में डॉट्स है, उसके अंदर में क्या आते हैं, खाली जगह है, उसे कहते हैं लो डेंसिटी। खाली जैसे रुई है, कितनी डेंसिटी बहुत कम है, अंदर पानी गेरोगे तो भर जाएगा ना, पानी घना सारा भारी हो जाएगी। उसी तरीके से वो सोयल के अंदर भी लो डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये निकल गया था ज्यादा वॉइड्स है। अब ये नहीं पता वो वॉइड्स एयर के हो चाहे वाटर के ऊपर, एल्यूमिनियम सोयल के अंदर परमेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें से वॉइड्स ज्यादा होते हैं तो पानी अच्छे से पास कर पाता है। परमेबिलिटी का मतलब तो पता है ना गाइज, परमेबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारा कि पानी फ्लो कर पा रहा है कि नहीं उसके अंदर से। ठीक है, वॉइड्स, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स कितने हैं, वॉइड्स तो है पर इंटरकनेक्टेड कितने, आपस में कनेक्ट कितने, पानी अच्छे से फ्लो हो पा रहा है, उसे परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका 2 और 3 बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हो गया तुम्हारा प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट पे। इसके लिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा सारा इस पे टॉपिक। भाई अब समझो कुछ इंपॉर्टेंट चीज। भाई देखो, एक अटरबर्ज नाम का सिस्टम आ जाता है, वो क्या करता है तुम्हें ना कंसिस्टेंसी लिमिट्स देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से है ना सोइल को क्लासीफाई करने का एक सिस्टम इसने बनाया। ठीक है, उसके अंदर क्या करा इसने, एक ग्राफ बनाया जिसमें उसने आपको समझाया कि 4 स्टेजेस होती है मेनली। एक तो होती है तुम्हारी सॉलिड स्टेज, ठीक है, एक होती है सेमी सॉलिड, एक होती है प्लास्टिक और एक लिक्विड। अभी एक इनके नाम से ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने ना 4 लिमिट्स दी। कौन कौन सी लिमिट्स दी? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, 4 स्टेजेस बताई थी, 3 लिमिट मिली उसकी वजह से। तो कैसे मिली देखो, पहले क्या होता है कि ना एक सोयल का मास हो कोई भी, ठीक है, कोई भी तुमने सोयल का सैंपल ले रखा है, उसके अंदर ना कितने अमाउंट ऑफ पानी है, और चलो जितना भी पानी है उसके हिसाब से वो कैसा बिहेव करती है, वो क्या वो प्लास्टिकली बिहेव करती है, क्या वो लिक्विड की तरह फ्लो कर जाती है, क्या वो सेमी सॉलिड है, या क्या वो ठोस बिल्कुल सॉलिड है। तो उस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए ना इस भाई बंधु ने क्या बनाया, एक चार्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर इसने कुछ लिमिट्स दी। लिमिट्स का मतलब क्या है कि कुछ इन्होंने बताया कि इतने से इतने पानी होने पे ये सोयल का सैंपल लिक्विडली बिहेव करेगा तो वो लिक्विड लिमिट के अंदर है, इतने पे बिहेव करेगा तो प्लास्टिक में है। इसी तरीके से इसने करा, तो इसने ग्राफ बनाया जिसके अंदर नीचे वाटर कंटेंट दर्शा रहा है ये, और इधर वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर आपका वाटर कंटेंट इस और इसके बीच में, तो वो लिक्विड लिमिट कह जाएगी। ठीक है, वाटर कंटेंट किसका, सोयल का। ठीक है, हाँ एक बात और सुनो, ये ना जो मेनली अटरबर्ज भाई ने पता है क्या करा था, ये मेनली क्ले के लिए बनाया था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज ना किस चीज के लिए लाई करती है, सिर्फ क्ले के लिए ही होती है। ये सैंड वैंड में पानी को स्टोर करने की क्षमता होती नहीं है, तो उसके तो सैंड वगैरह में जो क्या होता है पानी स्टोर करने की क्षमता नहीं होती, तो ये सैंड के लिए नहीं है, स्पेशली ये क्ले के लिए इसने बनाई थी। तो क्या होता है कि हमें ये बात पता है कि हम किसी भी सोयल सैंपल के अंदर हम पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपनी लिक्विड लिमिट है जिसके अंदर हमारा जो सोयल का स्टेट है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट है जहाँ पे वाटर कंटेंट फालतू होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर प्लास्टिक स्टेज आती है। इस स्टेज में क्या होता है, वाटर कंटेंट इतना कम होता है कि जो आपका सोयल है वो बहता नहीं है,
पर वो कोई भी शेप ले लेता है, जब आप उसको शेप दोगे तो शेप ले लेगा, तो उस पर थोड़ा और वॉल्यूम कम होगा, तो ये थोड़ा सा कम वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम, ये वाली जो साइड है वाई एक्सिस, ये वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, तो ये वो वाला वॉल्यूम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा स्टेट आता है जब थोड़ा सा और आप पानी कम कर दोगे तो वो सेमी सॉलिड स्टेट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो शेप शेप नहीं लेगा। जब आप उसको शेप दोगे सोयल को, किसी भी सोयल मास को, तो वो शेप नहीं लेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो एक तरीके से डिफॉर्मेशन बता रहा है ये वाला ग्राफ। तो एक स्टेज और ऐसा आएगा, जो पानी कम कर दोगे वो सॉलिड बन जाएगा, पत्थर जैसे ठोस हो जाएगा, जिसके अंदर पानी नहीं होता, ईंट लगेगी, ईंट जैसा होगा, ठीक है। उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होगा, और वो एक ऐसा वाटर कंटेंट होगा जिसपे तुम्हारे सोयल की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ये बड़ी मोटी बात है, याद रखो। ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो सोयल है उसके बाद, इसके बाद चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज कब तक होगी, जब तक उसके अंदर पानी है। अगर भाई कोई भी सोयल सैंपल के अंदर पानी होगा ही नहीं, तो सूखी और उसको कितना ही सुखा लो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये सॉलिड स्टेज के बाद, ये वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल है, तो इसके बाद इसका क्यों सॉलिड स्टेज के बाद, या तुम कह सकते हो ये जो लिक्विड, ये हो गई तुम्हारी लिक्विड लिमिट। क्या हो गई, एक सेकेंड, ये हो गई तुम्हारी लिक्विड लिमिट, और ये होगी तुम्हारी प्लास्टिक लिमिट, और ये होगी तुम्हारी श्रिंकेज लिमिट। तो मैं क्या बता रहा था, श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट हो गई जिसके अंदर तुम्हारा, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, श्रिंकेज लिमिट हो गई जिसके अंदर फर्दर और डिक्रीज करने पे वाटर, उसकी सोयल की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, तो वो श्रिंकेज लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद तुम वाटर कंटेंट कितना ही घटा लेना, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। श्रिंकेज लिमिट WS हो गया, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट हो गया तुम्हारा WP, और लिक्विड लिमिट हो गया तुम्हारा WL, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इस पे फॉर्मूले बताने वाला हूँ मैं भाई। अब देखो, जो लिक्विड लिमिट होती है वो दो तरीके से फाउंड आउट करी जाती है। एक तो हो गया तुम्हारा कासाग्रांडी टूल हो गया, जो तुमने अगर देखा हो अपने कॉलेज वॉलेज में कराओ, कुछ इस टाइप की कटोरी वाला होता है, और ये इसको ना ऐसे से ऊपर नीचे होता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, एक टूल होता है हमारे पास, वो टूल से हम इसमें ग्रूव वगैरह बना देते हैं, और वो लाइन वाइन भर जाती है, वो कितने टाइम में भरी, वो लिक्विड लिमिट वगैरह बताता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कासाग्रांडी टूल। एक होता है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, इससे भी हम लिक्विड लिमिट पता लगा सकते हैं, नाम याद रख लो, ये जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब ना, पता है क्या होता है, इन सब लिमिट्स पे ना इंडेक्स बने हुए हैं कि प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स। तो इन सब इंडेक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। उसका देखो फॉर्मूला देखो, लिक्विड इंडेक्स का होता है नॉर्मल वाटर कंटेंट का मतलब W माइनस WP बाय WL माइनस WP, रट लो, WL माइनस WP, WL माइनस में WP, नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस में लिक्विड लिमिट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट। WP क्या था, प्लास्टिक लिमिट था, ये होगा लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट। तो ये फॉर्मूला लिक्विड इंडेक्स का। और फिर तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है प्लास्टिक इंडेक्स का। तो प्लास्टिक इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अच्छा, लिक्विड इंडेक्स को IL से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखो, और प्लास्टिक इंडेक्स को करते हैं IP से, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा WL माइनस WP, ठीक है। WL क्या था बता दो सारे, WL था तुम्हारा लिक्विड इंडेक्स माइनस में प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये होगा प्लास्टिक, ये दो मोटे मोटे फॉर्मूले भाई, इन पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। प्लास्टिक इंडेक्स से ना ये पता चलता है कि तुम्हारी सॉइल कितनी प्लास्टिक है, मतलब कितना तुम उसे मोल्ड करोगे, अच्छे से मोल्ड हो जाएगी। जो कुम्हार वाली मिट्टी होती है ना, असल में एक्चुअल में उस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से पता चलता है कि जिसकी 0 के लगभग प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, IP है जिसका 0 के लगभग, वो नॉन प्लास्टिक के लिए होती है, नॉन प्लास्टिक, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जिसमें 7 से कम है, 7 से कम है, वो लो प्लास्टिक हो गया। और जिसका भाई 7 से 17 के बीच में, वो हो गया मीडियम प्लास्टिक के लिए। जो 17 से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया भाई हाईली प्लास्टिक है, बढ़िया कुमार की मिट्टी एक नंबर की, 17 से ज़्यादा हो जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। देखो भाई, अब ये अपना श्रिंकेज इंडेक्स है। श्रिंकेज इंडेक्स हमें इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस में श्रिंकेज लिमिट, WP माइनस WS। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस में नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय में लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट। और लिक्विड लिमिट का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है तुम्हारा, W माइनस WP बाय WL माइनस WP, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, WL माइनस WP मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, IP तो होता है, मतलब प्लास्टिक इंडेक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W माइनस WP
WP डिवाइड बाय में IP भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में IP दे दिया होगा और नॉर्मल वाटर कंटेंट, और ये WP दे दिया होगा, पूछ लेगा लिक्विड लिमिट लिक्विड इंडेक्स बताओ, कैसे बता दोगे, इस फॉर्मूले से बता दोगे। तो तुम्हें सभी एंगलों से सोचना पड़ेगा। आगे चलते टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इसको IT से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे IS से डिनोट करते हैं, याद रखो। इसको IC से डिनोट करते हैं कंसिस्टेंसी को, ठीक है। इसको IS से करते हैं, ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स को, और इसको IC से करते हैं। अब IT से मतलब टफनेस इंडेक्स क्या बताता है, IP/IF। क्या है IP/IF? IP का मतलब हो गया तुम्हारा प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाय में फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स का भी फॉर्मूला है। फिर भाई फ्लो इंडेक्स होता है तुम्हारा, फ्लो इंडेक्स के अंदर तुम्हारा एक ग्राफ होता है। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला एक अलग तरीके से निकलता है। जैसे एक तुम्हारा ग्राफ है जिसके अंदर वाटर कंटेंट है और या N2/N1 नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, W1 - W2 बाय में log 10 N2/N1, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला। वैसे तो देखो फ्लो इंडेक्स का आएगा नहीं, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, अगर ना भी दी हो तो एक तरीके से SDE का जो पेपर होगा उसमें शायद आ भी सकते हैं, तो इसको याद कर लेना। तो W1 - W2 बाय log 10 N2/N1। और वहाँ पे एक्टिविटी का नंबर, एक्टिविटी भी तुमसे कई बार पूछ लेता है सॉइल की, ये मोस्टली क्ले के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाय में परसेंट फाइनर। परसेंट फाइनर वो पार्टिकल जो 2 माइक्रोन से कम है, कितने परसेंट है सोइल के अंदर, तो वो यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखा मिलेगा कितने परसेंट है, 10-20% जितने भी है। तो IP बाय में परसेंट फाइनर, अगर तुम्हारा 0.5 से कम एक्टिविटी नंबर 0.5 से कम आता है तो इनएक्टिव के लिए है। अगर तुम्हारा एक्टिविटी नंबर 0.75 से लेके 1.25 के बीच में आता है तो तुम्हारा नॉर्मल एक्टिव है। अगर तुम्हारा 1.25 से ज़्यादा आ जाता है तो तुम्हारा एक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा, तो ये एक्टिविटी नंबर हो गया। तो तुम्हारे ओवरऑल ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो भाई देखो तुम्हारी आंखों का आगे ये क्वेश्चन आया है, ये वाला। इसके अंदर अब हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लगभग हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है, जो नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर देखो क्या दिया है, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सोयल सैंपल आर 65 एंड 29% रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या दे दिया, एक तो लिक्विड लिमिट दे दी, कितनी दे दी तुम्हें 65%, और तुम्हें दे दी प्लास्टिक लिमिट दे दी तुम्हें 29%, ठीक है। और तुम्हें यहाँ दिया हुआ द परसेंटेज ऑफ द सोयल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.02 mm इज 24। तो कह रहा है कि मैंने तुमसे भी बताया एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी क्या था कि IP बाय परसेंट फाइनर, तो इसमें पूछ रखा था एक्टिविटी रेशो पूछ लिया। सिंपल वही एक्टिविटी रेशो है जो मैंने तुम्हें अभी बताया जस्ट, कि क्या होता है एक्टिविटी रेशो, क्या होता है IP बाय में परसेंट फाइनर, ठीक है। ये तुम्हें बताया है। IP तुम्हारा कैसे क्या होता है, IP क्या होता है, IP होता है तुम्हारा WL माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा, एक मिनट, IP होता है तुम्हारा WL माइनस WP, ठीक है। तो WL तुम्हारे पास है 65 माइनस 29, बता दो कितना होता है फटाफट। 65 माइनस 29 इज इक्वल टू में मेरे ख्याल से 36 लगभग होता है। तो 36 तुम्हारा क्या आ गया, IP आ गया, ठीक है। IP आने के बाद तुम्हारा और क्या पूछ रहा है, अब आगे तुमसे क्या रखा है इसने, अपना ग्रेन साइज पार्ट 24 क्या दिया हुआ है इन्होंने, परसेंट फाइनर। तो परसेंट फाइनर और चाहिए था हमें, तो परसेंट फाइनर कितना दे दिया, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं। IP तुम्हारा कितना निकाल लिया हमने निकाल लिया अपना 36%, ठीक है। और परसेंट फाइनर इन्होंने दे ही रखा है, कितना दे रखा है 24%। और हमें एक्टिविटी का हमें फॉर्मूला पता है, इसमें एक्टिविटी नंबर पूछ रखा है IP बाय में परसेंट फाइनर। तो ये IP होगा 36 बाय में 24। तो अपना इसको डिवाइड करो तो बताओ क्या आता है। मेरे ख्याल से इसको डिवाइड करेंगे 1 पे 2.5 तो 1.5 आ रहा है लगभग। तो एक्टिविटी कितनी होगी तुम्हारी, एक्टिविटी होगी 1.5। तो एक ऑप्शन में है, ऑप्शन में आएगा भाई, C ऑप्शन है तुम्हारा इसका, तो इसका C आंसर हो जाएगा। और हमें पता है 1.5 आ रहे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अभी मैंने बताया ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अ सोयल सैंपल हैज़ अ श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, तो 10% श्रिंकेज लिमिट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल इज 2.7, द पोरोसिटी ऑफ द सोयल एट श्रिंकेज लिमिट। पोरोसिटी पूछी हुई है उस श्रिंकेज लिमिट पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, इसमें हमको श्रिंकेज लिमिट दी हुई है WS इज इक्वल टू में 10 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी G दिया हुआ है तुम्हें 2.7, और पोरोसिटी तुमसे पूछ लिया गया है। घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जो श्रिंकेज लिमिट होती है ना उस पर अपना वाटर कंटेंट कितना होता है, उसके अंदर ना अपना वाटर कंटेंट होता है सैचुरेटेड, मतलब हमारी सोयल पूरी सैचुरेटेड होती है। इसे याद रखो
कि श्रिंकेज लिमिट पे जाइए, ये वाला ग्राफ हमने देखा था, इसके अंदर यहाँ श्रिंकेज लिमिट थी, तो यहाँ पे जो जो सोइल होगी वो फुली सेचुरेटेड होगी, मतलब S इज इक्वल टू 1 होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, श्रिंकेज लिमिट पे होता है, तो यहाँ S इज इक्वल टू 1 हमें प्रॉपर्टी से पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सहवाग लगा दो, क्योंकि हमें पता है पोरोसिटी किसकी बहान है, वॉइड रेशो की मान है, और वॉइड रेशो कहाँ से मिलता है, सहवाग से, सहवाग लगा दिया फटाफट। तो यहाँ से ई निकालने की कोशिश करेंगे, एस इज इक्वल टू 1 रख दो क्योंकि सैचुरेशन 1 है, ई हो गया इतना। वाटर कंटेंट कौन सा वाटर कंटेंट पे पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे, पोरोसिटी पूछ रहा है, किस पे, श्रिंकेज लिमिट पे। श्रिंकेज लिमिट भी एक तरीके का वाटर कंटेंट है, तो वहाँ पे रख देंगे हम सीधा 10 कैसे रखेंगे, पॉइंट में रखेंगे 0.1, क्योंकि वो परसेंट में 0.27 2.7 रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको सोल्व करो, ई तुम्हारा क्या आ रहा है, ई तुम्हारा रखो सोल्व करो, 0.27 तुम्हारा ई आ रहा है। अब पोरोसिटी निकालनी है, तुम्हें पता है ई की भाण है, और वो भाण क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और नेगेटिव किस तरीके से वो रहती है, और नेगेटिव कैसे रहती है, n बाय में 1 माइनस n, हमेशा नेगेटिव का साइन लेके चलेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वॉइड रेशो को हम 0.27 n बाय में 1 माइनस n, यहाँ से हमें n मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हें सीधा का सीधा n का फॉर्मूला ही पता है, n इज इक्वल टू में e बाय में 1 प्लस e होता है, ठीक है। तो e होगा 0.27 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 0.27, क्योंकि e अपना पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बंदा है हमारे जैसा, तो e हो गया इस तरीके से। तो 0.27 डिवाइड में कितना बन रहा है, कैलकुलेट कर दो भाई, ये लगभग आएगा n इज इक्वल टू पोरोसिटी आ रही है सीधी सीधी तुम्हारी 0.212, मतलब लगभग 21.2%, ठीक है। देख लो इतनी है, कोई 21.2% हैगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट, किया सोयल सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज इक्वल टू में 2.6 दिया हुआ है, वॉइड रेशो दिया हुआ है 0.78 दिया हुआ है, वाटर कंटेंट इन अ परसेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड दे दिया, मतलब एस इज इक्वल टू 1 तुम्हें दे ही दिया। तो क्या पूछा, वाटर कंटेंट पूछ रहा है, और तुमसे वाटर कंटेंट बता दो इसका, ठीक है। एट द वॉइड रेशो वुड बी, इस वॉइड रेशो पे क्या वाटर कंटेंट है भाई, चमत्कार नहीं समझ में आया, सहवाग दिख रहा है यार सामने आंखों के आगे, सहवाग आ गया, जी लगा दो, सहवाग आ गया। 1 इंटू में ई वॉइड रेशो 0.78, क्या पूछ रखा है तुमसे पूछ रखा वाटर कंटेंट, मतलब डब्लू तो पूछ ही लिया, 2.6 लगा दो, डब्लू आ जाएगा, तुम्हारा आंसर प्रकट हो जाएगा आंखों के आगे। बताओ क्या आ रहा है, कमेंट मार दो फटाफट, इस मेरा तो आ रहा है भाई 30, तो लगभग डब्लू आ जाएगा 30, आपका सहवाग वाला फॉर्मूला लगा दो, 30 आ गया बी, ठीक है। आगे चलो आगे फटाफट, ड्राई सोयल है स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी 2.7, देन वॉइड रेशो। अब तुम्हारा काम है ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड है, बिल्कुल रख देना। क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशो ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशो ऑफ 0.50 एंड द ड्राई स्टेट एंड इन ड्राई स्टेट, ये ड्राई स्टेट में इतना था भाई, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू में 2.7, ठीक है। इट्स श्रिंकेज लिमिट, अब तुमसे इससे पूछ ली श्रिंकेज लिमिट कितनी है, WS पूछ लिया, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। देखो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि जितने भी ये WP WL WS ये एक तरीके के वाटर कंटेंट है, और तुम्हें पता है कि श्रिंकेज वाटर कंटेंट पे, श्रिंकेज लिमिट पे तुम्हारा सैचुरेशन 1 रहता है, ठीक है। तो लगा दो सहवाग यार, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं सहवाग पे, बावड़े हो जाओगे तुम। 1 इंटू में वॉइड रेशो दे दिया 0.5 इज इक्वल टू में वाटर कंटेंट कितना है बता दो, वाटर कंटेंट तो हमें निकालना ही है, हाँ श्रिंकेज लिमिट निकालनी है, WS इंटू में 2.7 लगा दो, WS काट दो भाई, ठीक है। WS क्या निकल रहा है तुम्हारा बताओ, मेरा आ रहा है दोस्तों 18.5, ठीक है, लगभग 18.5 लगभग आ रहा है, ये हो गया अपना। तो आगे चलो, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सोयल सैंपल इज in which the total volume soil grain is equal to twice the total volume of void would be। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ द सोयल सैंपल, जो तुम्हारी पोरोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो n ये तुमसे पूछ रहा है, और कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल ग्रेन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के ट्वाइस है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सिंपल पोरोसिटी, तुम्हें पोरोसिटी का सिस्टम पता है क्या होता है बताओ, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉइड्स डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम, क्या होता है टोटल वॉल्यूम,
ठीक है, तुम्हें पता है, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर रख दो। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमने रख दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मान के सिंपल, क्योंकि या तो तुम एक्स मान के रख लो या मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख देता हूँ। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है ना बेटा वो सोयल के अंदर वो कितना होता है, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। जो टोटल वॉल्यूम के अंदर भाई दो ही चीज़ होगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा। तो इसके अंदर हमने क्या करा कि वो टोटल वॉल्यूम में क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि इन्होंने क्या कहा है कि सॉलिड का वॉल्यूम ट्वाइस है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में वॉल्यूम प्लस में 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या समझ में आया समझ में क्या लिखा है कि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की जगह हमने लिख दिया ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में 3 हो जाएगा ये, और 3 वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम, तो 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/3 को अगर हम सोल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन से हटा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 33 पॉइंट कुछ 33 है ना, 33 आएगा, तो 33 हो जाएगा। सोयल हैज़ अ लिक्विड लिमिट। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर बता दो। सोयल हैज़ अ लिक्विड लिमिट के क्वेश्चन आ गए भाई, फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर के, गद कर दो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या कह रहा है, सोयल एज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40, लिक्विड लिमिट दे दी तुम्हें को 40, ठीक है भाई। इंडेक्स दे दिया, प्लास्टिक इंडेक्स दे रखा है तुम्हें 20%, 20, तो इससे यहाँ तुम्हें पूरा प्लास्टिक लिमिट तो सोयल, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट होगी, WP पूछ रहा है तुमसे, तो क्या होगा, फॉर्मूला बता दो सिंपल क्या होता है। हमें पता है सिंपली जो प्लास्टिक लिमिट का फॉर्मूला होता है, जो प्लास्टिक लिमिट का फॉर्मूला होता है वो होता है WL माइनस WP, ठीक है। यहाँ WL है, WP निकालना है, WIP हैगा यार। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, इनका आंसर तुम बता दो कमेंट में, ठीक है, आसान क्वेश्चन। अगला चलते हैं फटाफट, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सोयल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, शियर स्ट्रेंथ, पोरोसिटी। मतलब कंसिस्टेंसी किस प्रॉपर्टी पे सोयल की क्या चीज़ इंडिकेट करती है। तो तुम सारे पता है क्या सोच रहे होगे, तुम मॉइस्चर कंटेंट सोच रहे होंगे, पर ये गलत है, इसका आंसर है शियर स्ट्रेंथ। कैसे, हमें पता है कि ना, देखो जो कंसिस्टेंसी है एक प्रॉपर्टी है सोइल की, वो ना डायरेक्टली क्या चीज़ बता रही है तुम्हें, शियर स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रही है वो, ठीक है। वो डिपेंड है, ये मैं मानता हूँ बात, वो डिपेंड है मॉइस्चर कंटेंट पे। तो तुमसे अगर ये पूछ लेता डिपेंडेंसी बताओ, तो मॉइस्चर कंटेंट बताते, अब तो शियर स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है, क्योंकि हम जो सोइल के अंदर पार्टिकल्स है उसके शियर स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं मेनली कंसिस्टेंसी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोलेप्सिबल सोयल इज एसोसिएटेड विद। अब ये देखो ये टाइप ऑफ सोयल्स हैं कुछ, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा है सैंड ड्यून्स, लैटराइट सोयल, लोइस एंड ब्लैक कॉटन सोयल। ब्लैक कॉटन सोयल तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसके अंदर मोंट मोरोलाइट का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, पर यहाँ पे वो कौन सी सोयल है जो कोलेप्सिबल सोयल का मतलब समझो। यहाँ कोलेप्सिबल सोयल का मतलब ये है कि ऐसी सोयल जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेके बैठी हुई है, जब तक बैठी है जब तक उस पर पानी नहीं गिरता, जैसे उस पर पानी आ जाता है वो एक बहुत सडन कोलैप्स दिखाता है, बहुत सडन तरीके से उसका वॉल्यूम चेंज होता है, उसे कहते हैं कोलैप्सिबल सोयल। नहीं तो जब तक तो हैवी लोड लेके बैठी थी आराम से, ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड लगने के कारण वो जो एकदम वॉल्यूम रिडक्शन हो जाए उसे कहते हैं कोलैप्सिबल सोयल। वो कौन सी होती है, वो लोइस सोयल होती है। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया लोइस, ठीक है। भाई देखो ये कुछ तरह की सोयल्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि अपनी जो ब्लैक कॉटन सोयल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर मोंट मोरोलाइट का कंटेंट होता है। मोंट मोरोलाइट, केओलाइट, इलाइट, ये कुछ सोयल के क्रिस्टल्स होते हैं, ये सोयल पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मोंट मोरोलाइट के अंदर, ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर मोंट मोरोलाइट होता है। ये ऐसा गंदा कंटेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से, और बियरिंग कैपेसिटी गंदी होती है। तो पूछ ले सब कुछ ऑल ब्लैक किस में, सब कुछ बुरा बुरा है ब्लैक कॉटन सोयल में। एक बेंटोनाइट भी होती है, इसी की बाण है ये, बस फर्क इतना ही वोल्केनो से निकलती है, इसमें भी मोंट मोरोलाइट का कंटेंट ज़्यादा होता है। एक्सपेंसिव क्ले की अगर तुम बात करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये महंगी क्ले है। एक्सपेंसिव क्ले का मतलब है जो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ठीक है। इसका मतलब वो है जो जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम चेंज हो, उसे एक्सपेंसिव क्ले कहते हैं। आगे आ जाता है लोम। लोम वो क्ले होती है, वो सोइल होती है, ये सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों ही हो सकती है। ये मिक्सचर होती है, असल में जो लोम होती है ये मिक्सचर होती है, सैंड भी होगी इसके अंदर, रेती भी होगी और क्ले भी होगी, मिक्सचर सा कंपाउंड होगा, ठीक है, कैड़ा कैड़ा सा, तो वो होता है लोम, ठीक है। लोइस की अगर हम बात करेंगे, लोइस वो सोइल होती है जिसका पार्टिकल साइज 0.01 से लेके 0.05 mm के बीच में रहता है। ये ना क्वार्ट्स और फेल्सपर नाम के पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी भी होती है भाई कुछ हद तक,
ठीक है। ये विंड के जरिए आती है, उड़ती लोइस जो आती है विंड के जरिए आती है, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये अभी मैंने तुम्हें बताया लोइस के बारे में, एक वो बात भी है कि ये अपने सडन कोलैप्स दिखाती है एकदम है। और आगे आ जाती है एक कुछ और भी होती है, दो चार छोटी मोटी, जैसे मार्ल हो गई, MARL मार्ल। मार्ल कौन सी होती है? ये स्टिफ क्ले होती है, स्टिफ क्ले, ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ये मरीन मतलब कि सी वगैरह में से मिलती है, जो सी का तला नहीं होता समुद्र का, उसमें से मिलती है मार्ल, ठीक है। एक होती है पीट, तुम्हारी पीट नाम की क्ले। तो पीट क्या होती है? ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ऑर्गेनिक तुम्हें पता है खाद खूद टाइप से की सॉइल होती है। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एक होता है तुम्हारा भाई, एक होती है तुम्हारी टफ, टफ नाम की सॉइल होती है। ये कैसी होती है? ये ऐसी सॉइल होती है, इसके अंदर क्या होता है, वोल्केनो से निकलती है। और वोल्केनो में भी जो बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं उसे कहते हैं हम टफ सॉइल। ये फाइन सॉइल होती है एक तरीके की। तो ये कुछ सॉइल तरीके की आ जाती है कई बार जेई में। अब भाई अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसके अंदर देखो कि तुम्हें पूछ रखा है, ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ। अ क्ले सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशो ऑफ 0.54, 0.54 वॉइड रेशो दिया हुआ है। इन अ ड्राई स्टेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सॉलिड इज 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.7। तो बता दो श्रिंकेज लिमिट ऑफ सोयल। तो श्रिंकेज लिमिट यार पीछे क्वेश्चन करा है सेम ऐसा ही, तो श्रिंकेज लिमिट पूछी हुई है, ड्राई स्टेट में है, तो हमें एस पता चल गया 1 है। सेव आग लगा दो, तुम्हारा आग लग जाएगी, तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तुम निकाल देना और कमेंट के अंदर आंसर बता देना इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, उसके अंदर हमारा प्लास्टिक इंडेक्स दिया 32%, लिक्विड इंडेक्स दिया तुम्हारा 0.15 एंड एक्टिविटी नंबर दिया 1.58। तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, कुछ कंडीशंस दी हुई है। सोइल इज वेरी स्टिफ, सोइल इज मीडियम सॉफ्ट, हाईली प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या एक्टिव। तो बता दो क्या क्या है, मतलब इसमें से बताने कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1, 3, 5 वगैरह वगैरह। तो देख लेते हैं एक बार। तो प्लास्टिक इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब IP दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, IP दिया हुआ है 32, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था 17 से फालतू हो IP, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर प्लास्टिक इंडेक्स 17 से ज़्यादा हो तो हाईली प्लास्टिक होता है। एक तो ये बात हो गई, तो मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा हाईली प्लास्टिक वाला सिस्टम हो गया ये, ठीक। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, लिक्विड इंडेक्स कह रहा है तुम्हें 0.15। तो 0.15 कह रहा है तुम्हारा इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स इक्वल टू 0.15। तो एक टेबल ये देख लो लिक्विड इंडेक्स की, अगर तुम्हारा 0 से कम होता है तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है। क्या होती है? क्ले, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है। अगर तुम्हारा 0.25 के पास हो तो ये स्टिफ होती है खाली। लिक्विड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये लिक्विड इंडेक्स है। अगर लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू 0.25 से लेके 0.5 के बीच में रहती है तो मीडियम स्टिफ रहेगी। अगर ये ऐसे बढ़ती जाती है और 0.75 से लेकर 1 के बीच में होगी तो सॉफ्ट होएगी भाई। अगर 1 से ज़्यादा है तो लिक्विड स्टेट में पानी है, बिल्कुल पानी है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में बिल्कुल, ठीक है। ये टेबल याद रख लो, जिसमें 0 से कम हो, ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये बहुत बड़ी खास बात है, ठीक है। तो 0 से कम तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। पॉइंटों में होती है हल्की, 0 और 1 के इर्द गिर्द रहती है लिक्विड लिमिट, लिक्विड इंडेक्स, सॉरी। तो अभी देखा मैंने 0.15 अपने क्वेश्चन में, तो 0.15 कहाँ लाई कर रहा है, अपने में कर रहा है कि 0 से इतने के बीच में, तो स्टिफ है ऑप्शन में, ये रहा स्टिफ, वेरी स्टिफ है, तो स्टिफ है नहीं सिंपल। अगर खाली स्टिफ होता तो हमको उसको सिलेक्ट करना होता, तो 1 हो गया, 3 हो गया। आखिरी दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.58। तो मैंने तुम्हें अब भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि एक्टिविटी नंबर अगर तुम्हारा 0.7 से कम हो तो तुम उसे इनएक्टिव कहोगे, ठीक है। अगर 0.7 से लेके 0.12 के बीच में हो तो तुम उसे नॉर्मल एक्टिव कहोगे। अगर वो तुम्हारा 1.25 से होगा तो वो एक्टिव क्ले होगा, ठीक है। तो इसके अंदर 1.58 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं लिखा, एक्टिव लिखा हुआ, तो ये हो गया, तो 135 हो गया, 135 इसी में, ये पहले में, तो पहला हो गया इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ठोकते चलो और शेयर जरूर कर देना, बेईमानी नहीं होनी चाहिए यहाँ, ठीक है, खुलेआम। आगे चलो, फॉर अ सैंडी सोयल विद अ सोयल ग्रेन स्फेरिकल्स इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज व्हाट इज द थ्योरेटिकल वॉइड रेशो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने तुम्हें भी बातों बातों में बीच में बताया भी था पहले। थ्योरेटिकल वॉइड रेशो ना जनरल कंडीशन में 0.91 होता है, ठीक है। और अगर तुमसे पूछ ले, क्या पूछा था, अगर तुम्हें मिनिमम वाला पूछ ले तो 0.35 के लगभग होता है, 34 या 35 होता है, वो होता है मिनिमम के लिए। तो 0.91 होता है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। इसका याद कर लेना, याद करने वाली चीज़ है।
अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ चीज क्वेश्चन है भाई। ये वाले क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, इसमें कहा गया है अ फिल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 15,000 मीटर क्यूब और तरीका इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ वॉइड रेशो ऑफ दिस 0.8। अब बोरोपिट सॉलिड हैज अ वॉइड रेशो ऑफ 1.4। अच्छा, ये बात समझो, इसमें पता है क्या कह रहा है, बोरोपिट कह रहा है। बोरोपिट का मतलब जहाँ से हमने मिट्टी लेकर आनी है। ठीक है, तो वहाँ का वॉइड रेशो तो बता दिया 1.4, और हमें चाहिए कितनी, कंस्ट्रक्शन साइट पे चाहिए भाई 0.8 वॉइड रेशो होना चाहिए। और भाई उस वॉइड रेशो पे कितने वॉल्यूम चाहिए हमें, इतना चाहिए 1,50,000 हमें मीटर क्यूब की हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉइल की 0.8 वॉइड रेशो पे। पर जहाँ से हम लेके आ रहे हैं, जहाँ से ट्रक भर के आ रहे हैं, उसका वॉइड रेशो 1.4। भाई देखो वॉइड रेशो से बहुत फर्क पड़ जाएगा वॉल्यूम पे ये। ठीक है, तो क्या होगा कि इस वॉइड रेशो पे कितनी एक वॉल्यूम हमें लानी पड़ेगी उस बोरोपिट से। कह रहा है ये बोरोपिट है, मान लो ये यहाँ पे हमने ट्रेंच वगैरह खोद रखी है और यहाँ से हम मिट्टी लेके जा रहे हैं साइट पे। ठीक है, साइट पे मिट्टी लेके जा रहे हैं। अब यहाँ जो बोरोपिट है, यहाँ का वॉइड रेशो हमें दे दिया है कि 1.4 है। ठीक है, यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन पे रिक्वायरमेंट है 0.8 वॉइड रेशो की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से कुछ मिट्टी क्या होगी, वो फालतू लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉइड रेशो कम चाहिए। तो वहाँ हम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट वगैरह करना पड़ेगा ला के, जब जाके वो फालतू मिट्टी आएगी, जब आएगी इस वॉल्यूम पे। यहाँ का वॉल्यूम हमें दे दिया कितना चाहिए हमें, तो 1,50,000 मीटर क्यूब ऑफ हमें वॉल्यूम चाहिए। तो बता दो कितनी एक मिट्टी लाओगे वहाँ से। सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया था हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे तुम्हें क्वांटिटी ऑफ मिट्टी निकालनी हो सॉइल की, तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल उसे कन्वर्ट कर लो सॉलिड्स की फॉर्म में। तो याद रखो कभी भी ना सॉलिड्स चेंज नहीं होंगे, हमेशा सोयल का मास कैसे चेंज होता है, सोयल का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है वाटर ऐड हो गया, वाटर कम हो गया, इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, बढ़ता घटता है। याद रखो सोयल के अंदर सॉलिड कभी चेंज नहीं होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें पता है कितना होता है, टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस में ई। वॉइड रेशो के साथ रिश्तेदारी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इसकी चलती रहती है। तो हमें पता है, हम अब क्या करेंगे, हम सिंपली ना अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लोगे V बाय में 1 प्लस ई लगा के, तो हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय में 1 प्लस ई कितना था बताओ सिस्टम का। ये हमें कौन से सिस्टम का डालना है, जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे चाहिए, उसका सॉलिड निकाल रहे हैं हम, कितना सॉलिड चाहिए होगा। तो टोटल इसको तुम करोगे सोल्व, तो आ रहा है ये, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 8333 मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया तुम्हारे। इतने कंस्ट्रक्शन साइट पे इतना सॉलिड चाहिए, तो हमें इतना सॉलिड वहां से लाना होगा, चाहे उसमें पानी ज़्यादा हो कम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सॉलिड तो इतना लाना पड़ेगा। तो सॉलिड इतना कितने वॉल्यूम पे आएगा, सेम वही फॉर्मूला लगा दो, V बाय में 1 प्लस में E। तो इस बार E रख दो यहाँ पे, अपना जो बोरोपिट का था कितना था वॉल्यूम हमें चाहिए, ये वाला वॉल्यूम हमें चाहिए टोटल 1 प्लस में ई, वहाँ का था 1 था 1.4। ठीक है, ये रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाल ही लिया। तो 8333.3 रख देंगे, और हमारे पास यहाँ पे V आ जाएगा, V इक्वल टू में 8333.3 इंटू में 1 प्लस में 1.4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो भाई। इसको सोल्व करे बाद आ रहा है 2 लाख लगभग, है ना, 2 लाख मीटर क्यूब, मतलब 50,000 मीटर क्यूब फालतू अपने को सोयल लानी पड़ेगी। जब कॉम्पैक्ट होएगी तो हमारा वॉइड रेशो अचीव हो जाएगा वो वाला। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सिंपली हमें ना कोई भी चीज़ दे रखी हो ना, हमें उसे सॉलिड फॉर्म में कर लेना चाहे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, ड्राई डेंसिटी के भी आते हैं, तो उसमें भी तुम्हें ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हमेशा सॉलिड्स में बात करोगे तभी तुम्हारी कैलकुलेशन होगी। याद रखो इसका मूल मंत्र है सॉलिड्स में कन्वर्ट कर लो सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन चलो भाई, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सोयल हैविंग वॉइड रेशो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सोयल विद वॉइड रेशो ऑफ इतना। कह रहा है कि ना हमें ना सेम वही क्वेश्चन है, सेम यही, इसलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं कि हमें चाहिए 0.7 पे वॉइड रेशो पे कितनी हमें मीटर क्यूब ऑफ सोयल रिक्वायर होगी। जहाँ से हम ला रहे हैं वहाँ कितनी है, 30 मीटर क्यूब का वॉइड रेशो 1.2 दे रखा है। ठीक है, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सोयल हैविंग वॉइड रेशो ऑफ 0.7 वॉइड रेशो हो तो कितनी हमें क्यूबिक मीटर मिट्टी चाहिए होगी, यूँ पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। सिंपली हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला जो अपने पास है
कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू में टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस ई लगा देंगे। इसके अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लो, सिंपल। 30 हमें दिया हुआ है साइड पे जो रिक्वायर्ड है, 1 प्लस में ई 1.2 अपने पास ई वॉइड रेशो था, यहाँ से हमें सॉलिड मिल गया। उस सॉलिड की इस सॉलिड की वैल्यू को हम यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ रख देंगे, और यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ 2 मिल जाएगा इसके वॉइड रेशो पर। सेम वैसा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे और इसका कमेंट करोगे, इस पर कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। कोई दिक्कत होगी तो अगले क्लास में बता देंगे। बिल्कुल ईजी है, कहो तो सोल्व कर देंगे अभी, ठीक है। कहते हो इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे तुम्हें वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल के सिंपली यहाँ रख देना है। यहाँ रखने के बाद इसको इज इक्वल टू में पुट करके ये वाला वॉल्यूम निकाल देना, सिंपल आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल याद रखो। तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू में टोटल वॉल्यूम बाय में 1 प्लस में वॉइड रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलो। अ सैंपल एज अ पोरोसिटी ऑफ 40, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज इतना 2.7, द सोयल इज 50% सैचुरेटेड, द यूनिट वेट विल बी नियरली, वाह वाह वाह। देखो यूनिट वेट कहा है, यूनिट वेट का क्या मतलब है यहाँ पे, पहले तो ये समझो, मैंने तुम्हें बताया था यूनिट वेट हो ना खाली, तो खाली डेंसिटी पूछ रहा है। डेंसिटी मतलब बल्क डेंसिटी, यूनिट वेट का मतलब होता है बल्क डेंसिटी, और बल्क डेंसिटी क्या था, गामा टी से मैंने डिनोट करवाया था, ठीक है। तो तुमसे ये बल्क डेंसिटी पूछ रहा है। एक बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि हमने गामा डी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, जी गामा डब्लू बाय 1 प्लस ई, उसी तरीके से ना यही है, सेम फॉर्मूला है, जी गामा डब्लू बाय 1 प्लस ई। ये था अपना ड्राई डेंसिटी का, ड्राई यूनिट वेट का, बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस डब्लू मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका एक और तरीका है, वो सिंपल, आप उससे भी निकाल सकते हो, पर मैं फॉर्मूले से करूँगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये गामा डी का फॉर्मूला है, ये वाला तो तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था। तो इसके अंदर अगर हम वाटर कंटेंट ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा। तो सिंपल, हमारे पास जी गिवन है, जी भाई गिवन तो है 2.7, ठीक है भाई, 2.7 हो गया। हम मैंने तुम्हें गामा डब्लू की वैल्यू बताई थी 9.81 ही होती है, नहीं दी वो तो 1 प्लस ई की गड़बड़ है, ई नहीं है यहाँ, पोरोसिटी है, ध्यान से पढ़ लेना, उसकी बुआ बैठी है पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी को वॉइड रेशो में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया था पोरोसिटी क्या होती है, बहन होती है ना उसकी। तो हमें वॉइड रेशो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, वॉइड रेशो इज इक्वल टू में एन में 1 माइनस एन, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव रहती है लड़की। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू में 0.4 % में गिवन है, इसलिए 0.4 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस में 0.4, ठीक है। सोल्व कर दो, क्या आ रहा है बता दो, ये आ रहा है, इसको फ्रैक्शन में रखें, चलो जो भी आ रहा है 2/3 आ रहा है लगभग, ठीक है। तो 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2/3 रख दिया मैंने, वॉइड रेशो मल्टीप्लाई में 1 प्लस डब्लू रख दो, 1 तो 1 है ही, डब्लू कितना है बताओ, डब्लू गिवन है, डब्लू है अपना, डब्लू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सहवाग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें देखो सैचुरेशन भी गिवन है, तो सहवाग लगा दो, SEWG सहवाग लगा दिया मैंने यहाँ। तो इससे 50% सैचुरेशन गिवन है, ठीक है, 50%, तो 0.5, वॉइड रेशो भी हमने निकाला 2/3, डब्लू हमें चाहिए इसलिए हम निकाल रहे हैं, ग्रेविटी में 2.7 गिवन है ना, 2.7 है ना, हाँ। तो अब यहाँ आ जाएगा वाटर कंटेंट निकालो, इसको सारे सोल्व कर दो, सारे को सोल्व करोगे उधर जाके इधर चला जाएगा, तो इसका लगभग आ जाएगा 0.213, ठीक है। मैंने इसको पहले ही सोल्व कर लिया दोस्तों, नहीं तो वीडियो ना लंबी हो जाती है, तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है, बेफालतू वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं। तो 0.213 आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 2 मिनट लगनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने में, ठीक है। तो 0.213 आ गया अपना वाटर कंटेंट, 0.213 वाटर कंटेंट आ गया। इसको सोल्व कर दोगे सारा, फ्रैक्शन वगैरह सोल्व करने के बाद तुम्हारा यहाँ से निकल के आ रहा है 18, और याद रखो इनकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, ड्राई डेंसिटी वगैरह, यूनिट वेट हो, ठीक है, जो भी पूछ रखा हो, बल्क यूनिट वेट हो, तो है ये 18 कुछ, यहाँ 18 आएगा भाई, ये ना। तो इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल ईजी तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, मैंने तुम्हें कुछ लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, इससे तुम्हारा सब कुछ सिस्टम क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल का निकाल लो, 40% तुम्हारी 40 से 50% सोयल खत्म होगी अब तक, ठीक है। आगे कुछ नहीं रह जाता, क्लासिफिकेशन है छोटा सा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, परमेबिलिटी वगैरह ये सब टॉपिक्स है, पर मेनली जो जेई के अंदर आता है वो आता है ये प्रॉपर्टीज़ वाले में से। अब भाई देखो ये मैंने ना दो क्या हो गया, तो ये मैं ना फोटो खींच के इसकी PDF टेलीग्राम पे घेर दूंगा, तो तुम वहाँ से देख लेना इन क्वेश्चंस को। वैसे तो समझ में आ गए सबको ना, नोट इस सबको जो मैंने बातें बताई फॉर्मूला था, इनको ना एक कॉपी बनाना, उसमें नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है, बाद में रिवाइज करना, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस सब चीज़ों को सिस्टम को सेट करने में लग गया मुझे बहुत ज़्यादा टाइम। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कर देना, और अपने सिविल में जितने भी भाई बंधु है, कॉलेजेस में बच्चे हैं, ग्रुप व्रुप बना रखे हैं, सब में शेयर कर दो। कुछ तैयारी करवाई जाएगी, कुछ तैयारी। अब तुम्हें लग रहा होगा कुछ आ गया, अब ना एक बार PYQ जो प्रीवियस ईयर है ना SSC JEE वगैरह के उठा के देख लेना, ऐसे कर दोगे ऐसे सारे, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में ऐड करूँगा। अगली वीडियो आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और मिनरल्स वगैरह के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलो भाई, जय बाबा की भाई, तैयारी करो बढ़िया बढ़िया। और ये चलो, राम राम भाई।